नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो वेरी रिसेंटली हमारे सीजेआई मिस्टर एनवी रमन्ना ने ये एक पॉइंट सामने पेश किया था कि देयर इज नो फोरसाइट इन ड्राफ्टिंग दी लॉ, जिसके चलते हमारी जो कोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लॉग हो चुकी हैं। इनफैक्ट इन्होंने हाल ही में ये वाला एग्जाम्पल भी पेश किया कि बिहार में जो लिकर को लेके प्रोहिबिशन रखी गई थी वो भी ज़्यादा अच्छे से लॉ को ड्राफ्ट नहीं किया गया था, जिसके चलते कई सारे केसेस आज के टाइम में बिहार में हमें देखने को मिल रहे हैं। और केवल इतनी ही बात नहीं, ये वाली खबर तो हाल ही में सामने आई है, 27 दिसंबर को स्टेटमेंट दिया गया था। इसके पहले भी अगर आप देखें इंडिया की कोर्ट्स में पेंडेंसी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट अबाउट पेंडेंसी, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लॉज की फॉर्मुलेशन की भी है। और आप देखेंगे यहां पर 2018 की ये खबर है, स्टॉप क्लॉगिंग द कोर्ट्स विद फ्रिवलस केसेस, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप कोर्ट्स के अंदर आलतू फालतू के केसेस ना दर्ज करें। उसके बाद ये वाली खबर ध्यान से देखिए, इंडियन कोर्ट्स क्लॉग्ड विद लैंड डिस्प्यूट्स बिकॉज लॉज कीप कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। यहां पर जो कानून बनाए गए हैं वही आपस में उनका कोई सिनर्जी नहीं है, वही आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर इंडियन कोर्ट्स में आपको क्लॉगिंग देखने को मिलने वाली है। एंड सेम चीज हमें फिर से देखने को मिलती है कि कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये इंडिया की कोर्ट्स में क्लॉगिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि असल में ये इतनी ज्यादा क्लॉगिंग क्यों हो रही है, इसके अलावा और क्या क्या कारण है उनको यहां पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। नंबर 2, इसके संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसका नाम है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, जो कि मेरी वीडियो का मेन पॉइंट होने वाला है कि ये पॉलिसी होने के बावजूद भी क्यों हमारे इंडिया में इतने केसेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस पॉलिसी में और क्या क्या सुधार हैं जो कि हम इस पॉलिसी में लेकर आ सकते हैं सो दैट इतने सारे केसेस को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो एक बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए आने वाली है नए साल पे, हमें भी अभी तक नहीं मालूम है, जैसे ही हमारे सामने वो आती है हम लोग आपके सामने उसको पेश करेंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वार्म विद द न्यू ईयर 2022। राइट, सबसे पहले व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर द क्लॉगिंग ऑफ केसेस। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जजमेंट जो है वो हमेशा उनके फेवर में ही करी जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस विच आर बिफोर द इंडियन कोर्ट्स। और ये काफी बड़ी गलत अपेक्षा है जो कि सरकारी महकमों के अंदर आ चुकी है। और इसमें दिक्कत ये भी होती है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट महकमा है वो यहां पर केस को लूज कर जाता है कोर्ट के अंदर, तो उनका जो सीधा सीधा रिस्पॉन्स होता है वो क्या करते हैं कि एक ऊपर के न्यायालय में जाकर उसकी अपील करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर फॉलो करते आते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, बिकॉज आपको मालूम होगा इंडिया में जो मैक्सिमम केसेस हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ही फाइल करवाए जाते हैं। और मान लीजिए कोई अगर एमएनसी कंपनी है, अगर वो उस पूरे के पूरे केस को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास ले जा चुकी है और उसके बाद वहां पर एमएनसी कंपनी जीत जाती है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है दोबारा से उस केस के खिलाफ अपील फाइल करती है किसी ना किसी लोकल कोर्ट में। और कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम आती है कि ये सारे के सारे जो केसेस हैं, ये सारे के सारे केसेस लिटिगेशन के केसेस, दे गो टू एन इंडिविजुअल ऑफिसर और एन एक्सपर्ट, जिसके लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है टू अवॉर्ड द राइट जस्टिस। और इसी के चलते आपके जो केसेस हैं ये क्लॉग होते रहते हैं। इसमें बड़े कारण तो हमने पहले देख लिए कि क्योंकि बहुत सारे कानून हैं, कानून सही से नहीं बनाए जा रहे हैं, वो तो कारण देखे ही देखे। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज के प्रेशर की आती है कि वो बार बार केसेस को फाइल करते रहते हैं। इसी के चलते आज से 11 साल पहले 2010 में हमने नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट तो किया था, लेकिन हमने उसको उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया था। ये वाली पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका मेन मकसद ये था कि हम लोग वी वांट टू ब्रिंग डाउन द लिटिगेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज बाय मेकिंग देम मोर रिस्पॉन्सिबल इन फाइलिंग केसेस। की गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो छोटी मोटी बात को लेकर केस फाइल ना करें, वी वांट कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा अकाउंटेबल हो कि कब वो केस को फाइल कर रहे हैं। और ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, बिकॉज वो समझते थे कि गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस एजेंसीज आर द प्रीडोमिनेंट लिटिगेंट्स इन द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स इन द कंट्री। ये वाली चीज को ध्यान में रखा गया था, दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी केम फॉरवर्ड। पॉलिसी आइडियलिस्टिकली स्टेट करती है दैट देयर शुड बी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग द गवर्नमेंट लिटिगेशन एंड मैंडेट्स सूटेबल एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स वायलेटिंग दिस पॉलिसी। जिस ऑफिशियल ने इस पॉलिसी को नहीं फॉलो किया उसके खिलाफ सूटेबल एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, एनएलपी के द्वारा एम्पावर्ड कमिटीज को भी क्रिएट किया गया था एट द नेशनल एंड द रीजनल लेवल्स टू रेगुलेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। ये वाले कदम भी किए गए थे, बट
प्रॉब्लम इज कि एनएलपी को उतने अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया था। अब हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एनालिटिकल पॉलिसी टू एड्रेस द कॉज, इट अपीयर्स टू हैव बीन ड्राफ्टेड ऑन एनेक्डोटल नोशन ऑफ द प्रॉब्लम विद नो मेजरेबल आउटकम्स और इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। ना तो यहां पर किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म दिया गया कि इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, और यहां पर किसी प्रकार का कोई आउटकम नहीं दिया गया कि भाई इसको आप मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक डिपार्टमेंट है जो कि एक साल में मान लीजिए 1000 केस फाइल करता है, क्या आपने ये बोला कि वो डिपार्टमेंट एक साल में 800 केस फाइल करेगा या फिर कितने केस कम फाइल करे उसने? इस तरह का कोई मेजरेबल आउटकम नहीं दिया गया। जो टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी आपने यहां बोला कि सूटेबल एक्शन लिया जाएगा, वो सूटेबल एक्शन क्या है किसी को नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि उस ऑफिशियल के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी या नहीं होगी। ये केवल एक बहुत ही ज्यादा रैंडम और वेग टेक्स्ट इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर दे दिया गया था। इतना ही नहीं, जो एम्पावर्ड कमिटीज बनाई गई थी उनकी जो रोल्स और पावर्स थी उनको भी यहां पे एम्बिग्यूटी में रखा गया था, रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन देयर फंक्शनिंग। साथ ही में कोई इंपैक्ट असेसमेंट नहीं, कोई यहां पे एविडेंस बेस्ड जो है अकाउंटिंग कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसके चलते ये वाली जो आपकी पॉलिसी थी ये केवल ऑन पेपर एक पॉलिसी बन के रह गई थी, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन हमें यहां देखने को नहीं मिल रही थी। नाउ वी कम टू द फाइनल क्वेश्चन कि किस तरीके से हम लोग इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज को फिक्स कर सकते हैं सो दैट एनएलपी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके। पहली चीज तो ये है, एनएलपी के अंदर जो रिवीजन होनी चाहिए, इट नीड्स टू एंश्योर सर्टेन क्रिटिकल फीचर्स लाइक एन्यूमरेटिंग द रोल ऑफ डिफरेंट फंक्शनरीज एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर परस्यूइंग लिटिगेशन मस्ट आल्सो बी लिस्टेड आउट। कि भाई कब आप लिटिगेशन करने वाले हैं, एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तब तक आपको लिटिगेशन फाइल नहीं करनी है। उसके बाद जो भी अलग अलग फंक्शनरीज हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लिटिगेशन को फाइल करते हैं, उनके रोल्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मोटिफिकेशंस नीड आल्सो टू बी मेड ऑन द नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी एंड ऑफिसर्स नीड टू बी पेनलाइज्ड फॉर नीडलेसली लिटिगेटिंग अ केस। कि अगर आपने बेकार में केस दर्ज कर दिया तो उसके केस में आपको पेनल्टी होगी। मतलब सूटेबल एक्शन को डिफाइन करना होगा कि भाई आपके ऊपर ये वाला जुर्माना यहां पर लगने वाला है। ठीक है, अगर आप लूज करते हैं केस तो देयर शुड बी अ रीजन कि आप अपील क्यों फाइल कर रहे हैं, अदरवाइज आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को काफी सारे रूल्स और काफी सारे जो और भी आपके रेगुलेशंस हमको फॉलो करना पड़ेगा कि कौन सी लिटिगेशन यहां पे अलाउड है, कौन सी लिटिगेशन अलाउड नहीं है। अगर आप लोग ये सब नहीं करते हैं तब तक गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को है लाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हमें गवर्नमेंट के ही लेवल पर लिटिगेशन को कम करना होगा, तभी जाकर कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी कम हो सकती है। ये थी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग दी एनएलपी। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू बिकॉज काफी सारे लोग एनएलपी को लेकर ज्यादा क्लैरिटी नहीं रखते हैं, वो क्लैरिटी आपको यहां पर देनी जरूरी थी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो ये वाले प्राइस में आपको ये वाला पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करने में ये सारे के सारे फायदे भी मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये लेटेस्ट प्राइसेस हैं जो कि आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। साथ ही में ये लेटेस्ट बैचेस हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। 29 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं। 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से बैचेस को शुरू करवाया जाएगा। इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में, जिसमें यू हैव टू यूज द रेफरल कोड ANI UPSC सो दैट आपको स्कॉलरशिप मिल सके। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।